नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल क्विक टेक्निकल क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर रहे हैं तथा जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी विद्यार्थी ALP टेक्नीशियन तथा अन्य टेक्निकल एग्जाम DRDO, इसरो तथा अन्य कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना तथा लास्ट में आपको बताना है कि आपको कितने क्वेश्चन सही हुए। बिना देरी के हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको बताना है। नीचे दिए गए चित्र में दर्शाए गए वोल्टमीटर द्वारा प्रदर्शित मान क्या होगा, यानी कि इसके अंतर्गत जो वोल्टमीटर लगा हुआ है इसके द्वारा जो प्रदर्शित मान होगा वह कितना होगा। तो आपको ध्यान रखना है, इसके अंतर्गत वी का मान कितना दे रखा है, 5 वोल्टेज, और इसमें दो प्रतिरोध लगे हुए हैं R1 और R2, जिनका कुल प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा, यानी कि RT कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 यानी कि 4 किलो ओम प्लस 1 किलो ओम, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 5 इंटू 10⁻³ ओम, यानी 1 किलो में 10⁻³ होता है तो 5 इंटू 10⁻³ ओम हो जाएगा। इससे हमको क्या ज्ञात हो जाएगा, आई का मान। आई बराबर क्या होता है, V/R, तो बराबर यानी कि आई का मान हो गया V/R। इससे हम V का मान कितना निकलेंगे 5। V का मान दे रखा है 5 इंटू R का मान कितना आ गया, 5 इंटू 10⁻³ तो 5 से 5 कट जाएगा, तो आई का मान कितना आ जाएगा, आई का मान आ जाएगा 10⁻³ एम्पियर, यानी कि इसमें आई का मान कितना आ गया, 10⁻³ एम्पियर आ गया। अब हमको क्या निकालना है, यह 1 किलो ओम, जो कि 1 किलो ओम के में यानी वोल्टतापात, यानी वोल्टमीटर में वोल्टतापात का मान इसमें निकालना है। तो इसके अंतर्गत हम वोल्टतापात का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इसके अंतर्गत वोल्टमीटर प्रदर्शित करने के लिए हमको V का मान निकालना पड़ेगा। इसके अंतर्गत वोल्टतापात V बराबर क्या होता है, IR हो जाएगा, जिसके अंतर्गत आई का मान अपने निकाल लिया है। आई का मान कितना आ गया, 10⁻³ इंटू R का मान कितना हो गया, इसके अंतर्गत 1 किलो ओम दे रखा है, तो 1 इंटू 10⁻³ 10⁻³ से 10⁻³ कट जाएगा और वोल्टतापात का मान कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि 1 वोल्टेज आ जाएगा। जो वोल्टमीटर होगा वह कितना पाठांक दर्शाएगा, 1 वोल्टेज दर्शाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है शक्ति संचरण में लाइन सपोर्ट का कार्य होता है, यानी कि जो शक्ति संचरण होता है इसमें लाइन सपोर्ट, यानी कि जो लाइन सपोर्ट के लिए तार लगा होता है उसका कार्य क्या होता है। ऑप्शन ए, बिजली को रोकने के लिए लगाते हैं। ऑप्शन बी, स्टे या गे वायर का कार्य के लिए लगाते हैं। ऑप्शन सी, सर्विस लाइन को फिक्स या होल्ड करने के लिए लगाते हैं। ऑप्शन डी, सक्रिय कंडक्टर और जमीन के बीच पर्याप्त क्लीयरेंस बनाए रखने के लिए इसको लगाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जो शक्ति संचरण में लाइन सपोर्ट लगाते हैं वो शक्ति कंडक्टर और जमीन के बीच पर्याप्त क्लीयरेंस को बनाए रखने के लिए इसको लगाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आपको ध्यान रखना है वुडन पोल यानी लकड़ी के खंभे होते हैं वो कहाँ तक लगाते हैं, अप टू 60 मीटर, यानी 60 मीटर तक इनको लगाते हैं। और जो स्टील पोल होते हैं उनको 50 से 80 मीटर तक लगाते हैं। और RCC के खंभे जो कि हमारे घरेलू में प्रयोग किए जाते हैं वो 80 से 200 मीटर तक लगाते हैं। और स्टील टावर होते हैं वो 300 मीटर या इससे ऊपर तक इसको प्रयोग में करते हैं। आपको ध्यान रखना है, जो लकड़ी के पोल होते हैं उनको 22 kV तक, यानी 22 kV तक इनका प्रयोग किया जाता है। और जो स्टील होते हैं उनको 66 kV तक, और जो RCC के खंभे होते हैं जिनका प्रयोग 11 kV से 33 kV तक इनका प्रयोग करते हैं। और जो स्टील होते हैं वो 66 kV के ऊपर इनका प्रयोग किया जाता है। और आपको ध्यान रखना, जो स्टील पावर होता है उनका लाइफ टाइम कितना होता है, अप टू 100 ईयर्स, यानी 100 वर्ष तक इनका लाइफ टाइम होता है, जो कि सबसे अधिक होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है ISI के अनुसार विद्युत वाट हीटर के ढांचे, यानी विद्युत वाट हीटर है ढांचे एवं संयोजन केबिल के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध कितना होना चाहिए। तो आपको बताना है इनके बीच में इंसुलेशन प्रतिरोध होता है वो कितना होना चाहिए। ऑप्शन 1 0.01 मेगा ओम, ऑप्शन बी 1 किलो ओम, ऑप्शन सी 0.01 किलो ओम, ऑप्शन डी 1 मेगा ओम। तो आपको ध्यान रखना है, जो इंसुलेशन प्रतिरोध होता है इनका वो कितना होता है, 1 मेगा ओम होता है, यानी कि 1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। जो कि
आपको ध्यान रखना है जो केबल होता है उनके बीच में जो इंसुलेशन प्रतिरोध होता है वो कम से कम 1 मेगा ओम तो होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है 500 किलो वोल्ट एम्पियर से ऊपर की रेटिंग वाले ट्रांसफार्मर को क्या कहते हैं। यानी कि 500 किलो वोल्ट एम्पियर से ऊपर की रेटिंग दी गई है तो वैसे ट्रांसफार्मर को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ऑप्शन बी वेरिस्टर, ऑप्शन सी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, ऑप्शन डी डायमर स्टार्ट। तो आपको ध्यान रखना है जो 500 केवीए से ऊपर की रेटिंग वाले ट्रांसफार्मर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम डिस्ट्रीब्यूशन या उसे हम कहते हैं वितरण ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इज द राइट आंसर। और आपको ध्यान रखना है स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है। यह स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो होता है जिसके जो कि वोल्टेज को बढ़ाता है, यानी कि ये वोल्टेज को बढ़ाता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है डीसी मोटर में निम्नलिखित स्टार्टर का उपयोग नहीं किया जा सकता। यानी कि जो डीसी मोटर होते हैं उसमें किस स्टार्टर का प्रयोग नहीं किया जा सकते हैं। ऑप्शन ए 2 पॉइंट स्टार्टर, ऑप्शन बी 3 पॉइंट स्टार्टर, ऑप्शन सी स्टार डेल्टा स्टार्टर, ऑप्शन डी 4 पॉइंट स्टार्टर। तो आपको ध्यान रखना है डीसी मोटर को स्टार्ट करने के लिए 3 प्रकार के स्टार्टर प्रयोग किए जाते हैं, जिनमें से पहला है 2 पॉइंट स्टार्टर, दूसरा है 3 पॉइंट स्टार्टर और चौथा है 4 पॉइंट स्टार्टर। इनका प्रयोग हम डीसी मोटर को स्टार्ट करने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। यानी कि डीसी मोटर को स्टार्ट करने के लिए इन स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग जो कि डीसी मोटर को स्टार्ट करने के लिए नहीं करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग किसमें करते हैं, 3 फेज मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है दीपक दक्षता की इकाई क्या है, या लैंप एफिशिएंसी या दीपक दक्षता की इकाई क्या होती है। ऑप्शन ए फुट कैंडल, ऑप्शन बी ल्यूमेन प्रति वाट, ऑप्शन सी लक्स होती है, ऑप्शन डी ल्यूमेन होती है। तो आपको बताना है जो दीपक दक्षता या लैंप एफिशिएंसी होती है इसकी इकाई क्या होती है। इसकी इकाई होती है, आपको ध्यान रखना है ल्यूमन पर वाट इसकी इकाई होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और आपको ध्यान रखना है जो लक्स होती है किसकी इकाई होती है, यह इल्यूमिनस या प्रतिदीप्ति की इकाई क्या होती है, यह लक्स होती है। आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है सोल्डरिंग करने के लिए अनुशंसित कॉन्फ़िगरेशन है। आपको बताना है सोल्डरिंग करने के लिए कौन सा अनुशंसित कॉन्फ़िगरेशन होता है। ऑप्शन ए बट जोड़, ऑप्शन बी लैप जोड़, ऑप्शन सी वेब जोड़, ऑप्शन डी स्कार्फ जोड़। तो आपको बताना है जो सोल्डरिंग करते हैं उसके लिए कौन सा जोड़ जो कि अनुशंसित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लैप जोड़। इसके लिए लैप जोड़ अनुशंसित माना गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा यदि परिपथ का प्रतिरोध और प्रतिबाधा प्रत्येक का मान 10 ओम है तो इसका शक्ति गुणक क्या हो जाएगा। यानी कि आपको दे रखा है क्वेश्चन में आर का मान कितना दे रखा है, 10 ओम, और प्रतिबाधा जिसे हम किससे प्रतिशत करते हैं, जेड से, इसका मान भी कितना दे रखा है, 10 ओम दे रखा है। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, शक्ति गुणक। यानी कि शक्ति गुणक या इसे हम क्या कहते हैं, पावर फैक्टर भी कहते हैं। तो पावर फैक्टर का सूत्र क्या होता है, आर अपॉन जेड। तो आर का मान कितना दे रखा है, 10 ओम, और जेड का मान कितना दे रखा है, 10 ओम। तो 10 का भाग 10 में देंगे कितनी बार जाएगा, एक बार। यानी कि इसका पावर फैक्टर कितना आ गया, इकाई आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यह इसका शक्ति गुणक हो जाएगा जो कि यूनिटी या इकाई हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अत्यधिक वोल्टेज से सुरक्षा प्रदान करता है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा अत्यधिक वोल्टेज सर से सुरक्षा प्रदान करता है। ऑप्शन ए ब्रीदर करता है, ऑप्शन बी ताप या दीवार रिले करता है, ऑप्शन सी हॉर्न गैप करता है, ऑप्शन सी कंजर्वेटर या संरक्षक करता है। तो आपको ध्यान रखना है अत्यधिक वोल्टेज सर से सुरक्षा जो करता है उसे हम हॉर्न गैप कहते हैं।
हॉर्न गैप होता है जो कि अत्यधिक वोल्टेज स्तर से शिक्षा करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और ब्रीदर, ब्रीदर होता है, इसका कार्य क्या होता है? जो वायु के साथ में जो हवा आती है, वो वायु के साथ में जो नमी आती है उसको सोखने का कार्य कौन करता है? जो नमी आती है उसको सोखने का कार्य कौन करता है? ब्रीदर। तो ब्रीदर का कार्य होता है जो वायु में नमी आती है उसको सोखने का कार्य ब्रीदर करता है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 30 वोल्ट की इनपुट सीमा के साथ सीआरओ का उपयोग करके 250 वोल्टेज डीसी को मापने के लिए उपयुक्त न्यूनतम पैमाना की जांच कीजिए। तो आपको ध्यान रखना है, इसके अंतर्गत जो डीसी का पैमाना है उसकी उपयुक्त निम्नतम यानी न्यूनतम पैमाना की जांच करनी है, तो वह कितना होगा? तो आपको ध्यान रखना है, इसके अंतर्गत हमको नेटा का मान निकालना है। नेटा बराबर क्या होता है? आउटपुट, आउटपुट बटे इनपुट होता है। तो आउटपुट का मान कितना दे रखा है? 250 वोल्टेज अपॉन इनपुट कितना दे रखा है? 30। तो इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा? 8 बार। पॉइंट 8 तिया 24, 1 बच गया, 10 हो गए, तो 3 तिया 9 यानी 8.3 के लगभग आ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा? इसका न्यूनतम पैमाना 10x हो जाएगा, यानी कि 10x इसका न्यूनतम पैमाना हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा मीटर डीसी सर्किट पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा मीटर जो कि डीसी सर्किट पर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन ए प्रेरण इंडक्शन मीटर, ऑप्शन बी मरकरी मोटर मीटर, ऑप्शन सी वोल्ट मीटर, ऑप्शन डी कॉम्यूटेटर मोटर मीटर। तो आपको ध्यान रखना है निम्नलिखित में से वो कौन सा मीटर जो कि डीसी सर्किट यानी कि डीसी सर्किट पर उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए प्रेरण, प्रेरण इंडक्शन मीटर को डीसी सर्किट पर प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल केवल एसी सर्किट पर ही इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और आपको ध्यान रखना है डीसी सर्किट पर मरकरी मोटर मीटर, वोल्ट मीटर व कम्यूटेटर मोटर मीटर का इसमें प्रयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। एक इलेक्ट्रिक ओवन में थर्मोस्टेट का कार्य किसे नियंत्रण करना होता है? आपको बताना है एक इलेक्ट्रिक ओवन में थर्मोस्टेट का कार्य किसको नियंत्रित करना होता है। ऑप्शन ए फ्रीक्वेंसी मीटर को, ऑप्शन बी पावर को, ऑप्शन सी तापमान को, ऑप्शन डी वोल्टेज को। तो आप सभी को पता है इलेक्ट्रिक ओवन में जो थर्मोस्टेट का कार्य होता है वह तापमान को नियंत्रित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथक उत्तेजित जनरेटर में क्षेत्र कुंडलन में जुड़े होते हैं, यानी कि आपको बताना है पृथक उत्तेजित जनरेटर हुए उसमें क्षेत्र कुंडलन होता है या फील्ड वाइंडिंग होती है, वह उसके कैसे जुड़ी हुई होती है। ऑप्शन ए स्रोत के साथ शंट में, ऑप्शन बी बंद परिपथ में, ऑप्शन सी खुला परिपथ में, ऑप्शन डी स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में। तो आपको ध्यान रखना है जो पृथक उत्तेजित जनरेटर में क्षेत्र कुंडलन होता है वह स्रोत के साथ में श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है निकल आयरन सेल की धनात्मक प्लेट से बनी होती है। आपको बताना निकल आयरन सेल होता है उसकी धनात्मक प्लेट किसकी बनी होती है। ऑप्शन ए लेड परऑक्साइड की बनी होती है, ऑप्शन बी फेरस हाइड्रोक्साइड की बनी होती है, ऑप्शन सी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनी होती है, ऑप्शन डी निकल हाइड्रोक्साइड। तो आपको ध्यान रखना है जो निकल आयरन सेल होता है, निकल आयरन सेल में जो धनात्मक प्लेट या पॉजिटिव प्लेट बनी होती है वह निकल हाइड्रोक्साइड की बनी होती है, और तथा इसकी ऋणात्मक प्लेट होती है वह किसकी बनी होती है? वह आयरन, यह आयरन की या Fe की बनी होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह निकल हाइड्रोक्साइड की बनी होती है। आपको ध्यान रखना है जो निकल आयरन सेल होता है इसका EMF यानी कि इसका विद्युत वाहक बल होता है वह कितना होता है? 1.2 से 1.4 यानी कि 1.2 से 1.4 वोल्ट के मध्य इसका EMF होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा पृथ्वी के प्रतिरोध को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता है। आपको बताना है ना पृथ्वी के प्रतिरोध को कम करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि का उपयोग हम नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन ए लकड़ी का कोयला या नमक मिश्रण का उपयोग करके, तो इसके द्वारा हम इसके प्रतिरोध को कम कर सकते हैं। ऑप्शन बी अर्थिंग की प्लेट की गहरी खाई में रखना, तो इसको भी इसके द्वारा भी हम इसका प्रतिरोध का मान कम कर सकते हैं। ऑप्शन सी बड़े आकार की भू अर्थ प्लेट का उपयोग करके, तो इसका प्रयोग करके भी हम इसके प्रतिरोध को कम कर सकते हैं।
ऑप्शन डी छोटे आकार की अर्थ प्लेट का उपयोग करके। तो आपको ध्यान रखना ये इसका गलत है, क्योंकि छोटे आकार की अर्थ प्लेट का प्रयोग करके हम इसके प्रतिरोध को कम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रतिरोध पृथ्वी का प्रतिरोध कम करने के लिए बड़े आकार की भू प्लेट का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, जो कि यह गलत है, यह इसको मान्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, छोटे आकार की अर्थ प्लेट का उपयोग करके हम पृथ्वी का प्रतिरोध कम नहीं कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम जो जीआई रोड होती है, रोड का प्रयोग कर भी हम पृथ्वी का प्रतिरोध कम कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है एक 80% की दक्षता वाली 2 किलोवाट इनपुट मोटर को 5 घंटे तक अधिकतम भार पर चलाए जाने में कितनी ऊर्जा उपयुक्त होगी। आपको बताना है 80% की दक्षता, यानी एफिशिएंसी दे रखी है, दक्षता कितनी दे रखी है? 80%। 80% दक्षता का मतलब क्या हो गया? 80 में भाग देंगे 100 का, तो कितना हो गया? ये आ गया इसका मान 0.8 आ गया, और 2 किलोवाट इनपुट दे रखा है। तो आपको इसका 5 घंटे तक अधिकतम बार चलाए जाने पर कितनी ऊर्जा उपयुक्त होगी। तो आपको ध्यान रखना है इसकी आउटपुट क्षमता इसकी कितनी हो जाएगी, इसके अपन को निकालना है आउटपुट क्षमता या शक्ति, यानी कि इसकी आउटपुट पावर कितनी हो जाएगी, बराबर हो जाएगा इसकी इनपुट क्षमता कितनी है, इनपुट क्षमता है 2 इंटू और इसकी दक्षता, इसको दक्षता से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएगा? 0.8 से गुणा करेंगे कितने आ जाएगा? 1.6। तो यह क्या आ गया? आउटपुट शक्ति मान कितना आ गया? 1.6 WH के W इसका मान आ गया। तो हमको अब क्या निकालना है? 5 घंटे तक, यानी कि 5 घंटे तक अधिकतम भार पर चलाए जाने के लिए कितनी ऊर्जा। तो इसकी ऊर्जा कितनी आ जाएगी? ऊर्जा का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसको आउटपुट पावर को घंटे से इसको गुणा करेंगे। तो 1.6 को किससे गुणा करेंगे? 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8.0 के WH। तो कितना आ जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 8 के WH इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एल्यूमिनियम केबल को कॉपर बस बार से जोड़ने के लिए उपयोग किए जाने वाले लग के प्रकार की पहचान करें, यानी कि उसमें प्रयोग किए जाने वाले लग कौन से प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए द्विधात्विक केबल लग होते हैं, ऑप्शन बी इंसुलेटेड स्लीव लग होते हैं, ऑप्शन सी द्विधात्विक केबल कनेक्टर होते हैं, ऑप्शन डी कॉपर लग होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है एल्यूमिनियम केबल को कॉपर बस बार से जोड़ने के लिए जो उपयोग में किए जाने वाले लग होते हैं वह द्विधात्विक केबल लग होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, वह बायोमेटेलिक केबल लग इसमें प्रयोग किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है श्रेणी धारिता वोल्टमीटर का मापन कर सकते हैं, यानी कि श्रेणी धारिता वोल्टमीटर होता है उसका मापन किसके लिए कर सकते हैं। ऑप्शन ए एसी वोल्टेज के लिए, ऑप्शन बी डीसी धारा के लिए, ऑप्शन सी डीसी वोल्टेज के लिए, ऑप्शन डी एसी धारा के लिए। तो आपको ध्यान रखना है जो श्रेणी धारिता वोल्टमीटर होता है उसका मापन एसी वोल्टेज मापन के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। एसी वोल्टेज मापन के लिए श्रेणी धारिता वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है निम्न में से एक जो विद्युत कार्य के दौरान विद्युत के झटके से बचाता है, यानी कि जो विद्युत के झटके से बचाता है वह कौन हो सकता है। ऑप्शन ए भीगी लकड़ी, तो ये तो गलत है। ऑप्शन बी सूखी लकड़ी, तो ये राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ड्राई लकड़ी, जो कि दौरान विद्युत के झटके से बचाता है। और ऑप्शन सी, इसका ऑप्शन सी दे रखा है भीगी रस्सी, तो भीगी रस्सी भी हमको विद्युत झटके से नहीं बचा सकती और भीगी लकड़ी भी नहीं बचा सकते। तो इन तीनों में से क्या राइट आंसर हो जाएगा? इन तीनों में से राइट आंसर हो जाएगा सूखी लकड़ी। इसका चौथा ऑप्शन दिया नहीं है, तो इन तीनों में से इनका जो सूटेबल आंसर है वह है सूखी लकड़ी। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, धातु के उपकरणों में प्रेरित निम्न वोल्टेज जिसकी वजह से धीमा विद्युतीय झटका या इलेक्ट्रिक शॉक लगता है का उपयोग करके रोका जा सकता है। आपको बताना है धातु के उपकरणों में से प्रेरित निम्न वोल्टेज जिसकी वजह से धीमा विद्युतीय झटका इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक शॉक लगता है उसको रोकने के लिए हम किसका प्रयोग कर सकते हैं। ऑप्शन ए विद्युत रोधी जूतों, ऑप्शन बी फेज लाइन, ऑप्शन सी न्यूट्रल, ऑप्शन डी भू संकर्पण अर्थिंग। तो आप सबको पता होगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अर्थिंग के द्वारा हम विद्युतीय झटके को हम रोक सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्योंकि यदि कोई शॉर्ट सर्किट हो गया तो उसमें जो उच्च धारा का मान होगा वह पृथ्वी के अंदर चला जाएगा, जिससे कि हमको
विद्युतीय शॉर्ट या इलेक्ट्रिक शॉक से हम बच सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। यदि हमारे द्वारा बताए गए क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हो तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि हमारी वीडियो की अपडेट आपके पास जल्दी जल्दी पहुंच सके। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं